Question number 11, page number 197. Prepare final accounts from the trial balance and adjustments of Sajan Ready-Made Stores as on 31st March 15. सो ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाओगे, बट उससे पहले हम इसके थोड़े वर्किंग नोट्स देखेंगे, क्योंकि इसमें वर्किंग नोट्स कुछ ज़्यादा ही हैं। तो पहले वर्किंग नोट्स काउंट कर लेते हैं और फिर जब बाद में इफ़ेक्ट्स देंगे तब आप ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाओगे। सो पहले वर्किंग नोट्स ले लेते हैं कि कौन कौन से वर्किंग नोट्स हैं इसमें। तो एडजस्टमेंट्स रीड कर रहा हूँ मैं। क्लोजिंग स्टॉक इज़ ऑफ 12,600, out of which goods worth rupees 4,600 requires repairing of 600. Remaining stocks market value is less by 20%. अब इसका पहले एक वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक। ये आप नोट डाउन करते जाओगे मेरे साथ, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, ये वर्किंग नोट्स हैं। फिर जब सम करेंगे तो आप मुझे क्लोजिंग स्टॉक का सीधा वैल्यू बताओगे, ठीक है। नाउ 12,600 वैल्यू है, उसमें से 2 टाइप का अलग अलग स्टॉक है। एक 4,600 है और दूसरा 8,000 है। ये दोनों बुक वैल्यूज़ हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ BV, बुक वैल्यू। अब ये जो 4,600 है ना, इसमें रिपेयरिंग की ज़रूरत है 600 की। तो जो अमाउंट रिपेयरिंग की ज़रूरत है उतनी इसकी वैल्यू कम कर देंगे, तो इसका मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा 4,000। और बाकी का जो रिमेनिंग है ना, उसकी वैल्यू 20% लेस हो गई है। जब हमारे पास स्टॉक पड़ा होता है तो उस स्टॉक की वैल्यू कम होती जाती है, तो 20% कम हो गई, तो 6,400। अब रूल है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो इन दोनों में से लोअर वैल्यू कौन सी है 4,000। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 4,000। 8,000 एंड 6,400, तो लोअर वैल्यू, तो ये हो जाएगा 10,400। तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट करेंगे तब हमें ये वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। अब आप नोट डाउन कर लो। वर्किंग नोट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स। तो इसके तो कोई 2 इफेक्ट होंगे, वो बाद में ही देखेंगे, इसका कोई वर्किंग नोट नहीं होगा। एक्सपेंस इनकर्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन ऑन 1st October इज ट्रांसफर्ड टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। दिस एक्सपेंस इज टू बी रिटर्न ऑफ इन 5 years। इन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंस किया है, तो आगे अमाउंट देखना पड़ेगा हमें कितना है एडवर्टाइजमेंट पर एक्सपेंस। नीचे से 7th नंबर दिया हुआ है 4,000। ये जो 4,000 इन्होंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया है ना, ये इसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नहीं मानते, ये मानते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमारे असेट्स होते हैं। बैलेंस शीट में असेट साइड सबसे लास्ट में आते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। इट मीन्स इन्होंने 4,000 पे तो किया है, बट ये 5 साल के लिए पे किया है, या इसका बेनिफिट आने वाले 5 साल तक इनको मिलता रहेगा। तो ये 1 साल का एक्सपेंडिचर नहीं है, ये 5 years के एक्सपेंडिचर्स हैं। क्लियर हो गया। तो एडवर्टाइजमेंट, सेकंड नंबर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ करना पड़ेगा। कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो 4,000 है पर 4,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 800 पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पर ईयर। और इन्होंने ये किया कब है, तो 1st October से किया है।
तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक इस साल के कितने महीने होंगे? 6 महीने, 6 मंथ्स होंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड सेम जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स हुए। तो अगर पर एनम 800 हुए तो फॉर 6 मंथ्स कितने हो जाएंगे? फॉर 6 मंथ 800 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो 400 राइट ऑफ करेंगे। यानी इन्होंने जो इस साल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया है इसका बेनिफिट आने वाले 5 साल तक इनको मिलता रहेगा। ये लीज होल्ड जैसा है। लीज होल्ड में फ़र्क इतना है कि लीज होल्ड फिक्स्ड एसेट्स में आता है और ये नीचे फिक्टिशियस एसेट्स में आता है। ठीक है, राइट ऑफ करते जाएंगे हर साल, 5 साल के बाद ये अमाउंट 0 हो जाएगा। थर्ड, ये थर्ड वर्किंग नोट नंबर थर्ड है, एडजस्टमेंट नंबर थर्ड मत समझना। ठीक है, व्हीकल ऑफ 20,000 वर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2009। व्हीकल परचेज किया है इन्होंने। स्क्रैप वैल्यू ऑफ व्हीकल इज 4,000 एंड एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 years। डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। सो कॉस्ट ऑफ व्हीकल 20,000, स्क्रैप वैल्यू 4,000, estimated life 10 years. So as per straight line method, depreciation is equals to cost minus scrap upon estimated life number of years. तो cost है 20,000, 1600, scrap value है 4,000 and number of years 10. 1600, So 16,000 divided by 10. So 1600 डेप्रीशिएशन हो जाएगा। So जब हम डेप्रीशिएशन का इफेक्ट करेंगे तो ये अमाउंट हमें काम में आएगी वहाँ पर। यहाँ पर ऊपर लिख लो थर्ड, डेप्रीशिएशन ऑन व्हीकल्स। हो गया, चलो नेक्स्ट। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹2,000 इज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब इन्होंने फर्नीचर परचेज किया है और रॉन्गली डेबिट कर दिया है परचेज अकाउंट में। एंड आगे दिया हुआ है फर्नीचर वॉज परचेज्ड ऑन 1 October। रेट ऑफ डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर इज 20%। सो नाउ एडजस्टमेंट नंबर 4th 5। मैंने कहा एडजस्टमेंट नंबर
नहीं लिखना है हमें, कहाँ ध्यान है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब यहाँ पर है ना 2 टाइप का फर्नीचर है, एक ओपनिंग फर्नीचर और दूसरा एडिशनल फर्नीचर जो इस साल लिया। तो ट्रायल बैलेंस में देखो फर्नीचर कितना है इनका 6,000 फर्नीचर पहले से ही था, 2,000 का एडिशनल फर्नीचर ले लिया। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है 20%। अब आप जब डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर करके आए तब वहाँ देखा था मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, तो ये फर्नीचर 1 फर्नीचर 2 हो गया ना, पहले से भी था और फिर से परचेज किया। सो पहले वाला फर्नीचर है उस पर 20% डेप्रिसिएशन पूरे साल के लिए, तो कितना हो जाएगा 1200। इस फर्नीचर पर 20% डेप्रिसिएशन, बट 1 अक्टूबर परचेज किया है तो 6 मंथ्स हो जाएगा, 6/12 200। सो टोटल डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1400। ठीक है। सो जब डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट करेंगे इस अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी हमें। हाँ सर यहाँ पर ये तो नहीं लिखा हुआ है कि जो पहले वाला है फर्नीचर उसको भी कैलकुलेट करना है, इन लोगों ने तो सिर्फ इसके साथ ही दिया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर 20% दिया हुआ है यानी पहले वाले फर्नीचर पे भी होगा, आज वाले फर्नीचर पर भी होगा ना, टोटल फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन होगा। ऐसे नहीं होगा कि नए पे कैलकुलेट करें पुराना डेप्रिशिएट नहीं होगा। क्यों, पुराना भी डेप्रिशिएट हो सकता है। आज मेरे पास एक कंप्यूटर है, एक और परचेज किया नया, तो पुराने पे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूँगा, नए पे भी करूँगा, पुराने को छोड़ तो नहीं देंगे। Next is calculate interest on capital at 6%. Additional capital of 8,000 was brought into business on 1st October. अब बिजनेस में एडिशनल कैपिटल आया है, इनके पास लास्ट ईयर का कैपिटल तो होगा ही, करंट ईयर में और भी कैपिटल की नीड थी, तो 8,000 का कैपिटल बिजनेस में आया है। सो अब मुझे आप बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। सर पहले का जो कैपिटल था वो 1,08,000, तो उसमें 6% ही हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, और जो 8,000 एडिशनल आया है उसमें 3%। ओके, अब देखो कैपिटल कितना लिखा हुआ है 1,08,000, और ये जो कैपिटल है ये कौन सी डेट का कैपिटल है, तो ऊपर डेट दी हुई है। ओके, सो हम ये कहें कि ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, टोटल कैपिटल हो जाएगा। अब ऊपर जो डेट दी हुई है ना वो लास्ट डेट दी हुई है,
इट मीन्स वो जो कैपिटल है ना वो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 1,08,000। अब 1,08,000 क्लोजिंग कैपिटल है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज हमारा क्लोजिंग कैपिटल 1,08,000 है और 8,000 हम बीच में लेकर आए थे अक्टूबर में, एडिशनल 8,000 लेकर आए थे। इट मीन्स ओपनिंग कैपिटल कितना होगा? 1 लाख रुपीस होगा। सो ओपनिंग कैपिटल 1 लाख। क्लियर हुआ? अब ये जो ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख, इनका क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपीस होगा। अब बीच में कैपिटल आया तो बिजनेस में पैसा आया तो इन्होंने जर्नल एंट्री क्यों की? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तभी तो पैसा कैश बुक में आएगा ना। और कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट किया है तो कैपिटल में क्रेडिट भी किया होगा। सो कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल 1 लाख प्लस एडिशनल कैपिटल 8,000, तभी तो क्लोजिंग कैपिटल 1,08,000 हुआ ना। ठीक है, सो क्लोजिंग कैपिटल 1,08,000 हो गया। अब इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो इंटरेस्ट कितना होगा? तो ओपनिंग कैपिटल पर 1 लाख पर 6%, तो ये हो जाएगा 6,000। एंड जो एडिशनल कैपिटल आया है 8,000 का, उस पर 6% फॉर 6 मंथ्स। देखो सीबीएसई वालों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, आपको है। सो कैलकुलेटर यूज करो और प्रॉपर आंसर करो। कुछ स्टूडेंट वर्बल कर रहे हैं लेकिन मिस्टेक कर रहे हैं। सो 6240 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जब मैं सम करवाऊंगा तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 2 इफेक्ट, एक पीएनएल में डेबिट और दूसरा कैपिटल में प्लस। बट ये वर्किंग करने नहीं बैठूंगा, तो ये वर्किंग पहले कर लिए इसलिए। ओके, क्योंकि पहले वाला जो कैपिटल था वो पूरे साल के लिए यूज़ किया, जो एडिशनल कैपिटल है वो 6 मंथ ही यूज़ किया ना हमने। तभी अगर सपोज करो हमें बैंक से लोन ले रहे हैं, एक लोन हमने लास्ट ईयर लिया था, वो इस साल पूरा यूज़ किया, तो उस लोन पर हम बैंक को पूरे साल का इंटरेस्ट देंगे। दूसरा लोन जस्ट हमने अभी 2 महीने पहले लिया है, तो वो जो एडिशनल लोन लिया उस पर भी पूरे साल का इंटरेस्ट देंगे क्या? नहीं, उस पर कितने महीने का देंगे? 2 मंथ्स का या 3 मंथ्स का, जितना यूज़ किया होगा उतना। तो ये एडिशनल कैपिटल अक्टूबर में आया है, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक का उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जितना हमने यूज़ किया है। Calculate depreciation on building at 10% and rate of depreciation on machinery is 20%. बिल्डिंग पर 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है।
अब 20% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है मशीन पर और बिल्डिंग पर 10%। सो आगे देखो बिल्डिंग दिया हुआ है और उसके नीचे एडिशन इन बिल्डिंग भी दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, यानी 40,000 का बिल्डिंग इनके पास पहले से ही था और इस 40,000 पर कितना कैलकुलेट करना है, 10%, 4,000। एडिशनल 10,000 का बिल्डिंग लिया है उस पर भी 10%, लेकिन कब लिया है, कब परचेज किया है वो, 31 दिसंबर। तो दिसंबर तो पूरा हो गया, तो बाकी वो बिल्डिंग हमने कितने टाइम के लिए यूज़ की होगी, तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, 3/12, 250। सो टोटल डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 4250। एक बिल्डिंग पहले से ही थी, एक और ली, तो जो और ली वो तो 3 मंथ्स के लिए ही ली थी, तो 3 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट ईयर दोनों पर पूरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर दोनों बिल्डिंग्स पूरी यूज़ करेंगे ना। एंड मशीनरी 20%। सो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, मशीन कितनी है, 20,000 का 20%। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 20,000 पर 20%, 4,000। ठीक है, सो इतना नोट डाउन कर लो तो हम सम स्टार्ट करें। कैलकुलेशंस हो गए, सो नाउ सम स्टार्ट करते हैं। फिर से आ जाते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट पर, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट्स, क्लोजिंग स्टॉक 10,400 और बैलेंस शीट में
क्लोजिंग स्टॉक 10,400। इसका 10,400 कैसे आया, ये हम वर्किंग ऑलरेडी पहले से ही करके आए हैं। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल 4,400। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल के टू इफेक्ट्स, एक ट्रेडिंग साइड, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड सेल्स में प्लस, अनरिकॉर्डेड सेल्स 4,400, दूसरा डेटर्स में प्लस। डेटर्स बाद में लिख देंगे, ज़रूरत होगी जब, ठीक है। एक्सपेंस इनकर्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट on 1st October is transferred to advertisement suspense account. This expense is to be written off in 5 years. So advertisement expense को हम यहाँ पर लिखेंगे, advertisement suspense account। कितना अमाउंट दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, देखो 4,000, ठीक है। 4,000 माइनस राइट ऑफ कितना करना है, इसका हम वर्किंग नोट कर आए हैं 400, और जो राइट ऑफ किया है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, अदर एक्सपेंसेस में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 400। ये 400 वर्किंग नोट्स में हम करके आए हैं, कैसे आया। नेक्स्ट इज vehicles of 20,000 were purchased, scrap value 4,000 and estimated life 10 year. Depreciation is to be calculated on straight line. तो आगे देखो व्हीकल्स कितने दिए हुए हैं, व्हीकल्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, फिर से देखो व्हीकल्स 8,000, ठीक है। माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। अब देखो यहाँ पर व्हीकल 8,000 है और पीछे कितना दिया हुआ था, लेकिन इन्होंने वो व्हीकल परचेज कब किया था, वो देखो 9 में परचेज किया था, और ये बैलेंस शीट कब की बन रही है, तो 9 से लेकर 15 तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ होगा ना, इसलिए यहाँ पर ये 8,000 है। 16,000 9 से लेकर 15 तक जो भी ईयर्स रहे उन सब का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ होगा ना। तो आज की बुक वैल्यू 8,000 है, बट हमें डेप्रिसिएशन एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड कैलकुलेट करना था, इसलिए हमने कॉस्ट वैल्यू पे कैलकुलेट किया। ओके, डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट, हाँ 1600, हाँ 1600 है ना डेप्रिसिएशन। तो क्या लिखा है मैंने, अच्छा 1000 लिख दिया। ओके, चलो नेक्स्ट। Purchase of furniture 2,000 is wrongly debited to purchase account. Furniture was purchased on 1st October, rate of depreciation 20%. अब परचेज में ऐड हो गया है फर्नीचर, तो ये मिस्टेक हो गई है। परचेज में से माइनस करेंगे फर्नीचर 2000, और इसका दूसरा इफेक्ट फर्नीचर में प्लस करेंगे। तो देखो आगे फर्नीचर कितना दिया हुआ है, 6,000। फर्नीचर 6,000 प्लस एडिशनल परचेज्ड 2,000, तो ये कितना हो गया 8,000 माइनस डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कैलकुलेट करके आए हैं हम 1,400, तो ये माइनस करेंगे, और 1,400 का दूसरा इफेक्ट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर।
जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं उसमें आज कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं, सीधा डायरेक्ट ये देखोगे ना तो समझ में ही नहीं आएगा। फर्स्ट लेक्चर पर चले जाओ, इंट्रोडक्शन से देखो। डायरेक्ट इसे देखोगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कर क्या रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, फर्नीचर हो गया, एडिशनल फर्नीचर हो गया, डेप्रिसिएशन भी हो गया। और एडिशनल फर्नीचर के दो इफेक्ट, परचेस में से माइनस और फर्नीचर में ऐड। कैपिटल, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। ओके, सो कैपिटल कितना है देखो, 1,08,000। तो 1 लाख ओपनिंग, 8,000 एडिशनल, 1,08,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करके आए हैं, कितना कैलकुलेट किया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6240। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दूसरा इफेक्ट पीएनएल में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6240। ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10%। तो बिल्डिंग देखो आगे कितना दिया हुआ है, 40,000। उसका 10% 4,000। वेरी गुड। 4,250 बिल्डिंग 40,000 प्लस एडिशनल 10,000, टोटल 50,000। इसका डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करके आए हैं 4250। एंड यहाँ पर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। जब ये सम करते हो ना आप, तो आपका पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन इधर होना चाहिए कि हम क्या करके आए हैं और कितना करके आए हैं। नेक्स्ट, मशीनरी 20%। सो मशीन्स, मशीन की वैल्यू है 20,000 माइनस डेप्रिसिएशन 4,000। और इसका दूसरा इफेक्ट पीएनएल में डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 4,000। ओके, हो गए एडजस्टमेंट्स। अब हम आएंगे ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में ध्यान रखना है, हिडन एडजस्टमेंट कोई नहीं आना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले है कैपिटल 1,08,000 हो गया। ड्राइंग्स 4,800, कैपिटल में से माइनस। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग में डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक 8,000। परचेज 70,000, ट्रेडिंग में डेबिट करेंगे। सेल्स 1,30,000, ट्रेडिंग में क्रेडिट करेंगे। गुड्स रिटर्न क्या करेंगे? डेबिट साइड वाला 6,000 परचेस में से माइनस करेंगे। ओके, गुड। और नहीं, सेल्स में से माइनस करेंगे 6,000। ओके, और 10,000 परचेस में से माइनस करेंगे। गुड्स रिटर्न में जो डेबिट दिया हुआ है वो सेल्स रिटर्न है, क्योंकि सेल क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। तो यहाँ पर माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न 6,000। और जो क्रेडिट में 10,000 दिया हुआ है वो परचेज रिटर्न है, क्योंकि परचेज ऑलवेज डेबिट होता है। तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो माइनस करेंगे परचेज रिटर्न 10,000। सैलरी 30,000, पीएनएल में डेबिट साइड। हाँ देखो, हाथ उधर ही चला गया, ऑफिस एक्सपेंस पे ही चला गया हाथ। नहीं तो नीचे लिख सकता था ना। ठीक है, सैलरी। देन ऑडिट फीस पीएनएल में डेबिट साइड। ऑडिट फीस 5,000। रेंट, टैक्सेस, इंश्योरेंस
स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, अनपेड सैलरी, अनपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस P&L में डेबिट। ओके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पीएनएल में ओ बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड एक ही इफेक्ट होगा या दो होंगे? और दूसरा पीएनएल में डेबिट साइड। ओके, वेरी गुड। क्या करेंगे? देखो, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, प्रीपेड अगर एडजस्टमेंट्स में है ना तो डबल इफेक्ट होंगे, और ऊपर ट्रायल बैलेंस में है तो सिंगल इफेक्ट, ये कंफर्म है। दूसरा, ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट है ना तो वो ट्रेडिंग में डेबिट जाएगा, पीएनएल में डेबिट जाएगा या बैलेंस शीट में एसेट्स में जाएगा। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट है ना, इट मीन्स ट्रेडिंग में क्रेडिट जाएगा, पीएनएल में क्रेडिट जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा। अब सपोज करो आप कंफ्यूज हो गए, अनपेड सैलरी 2500 दिया हुआ है। अब आपको ये पता है या तो ये पीएनएल डेबिट होना चाहिए या बैलेंस शीट में लाइबिलिटी होनी चाहिए। उसका साइड देखो कौन सा है, क्रेडिट साइड। पीएनएल डेबिट होगा नहीं। तो जब भी प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अनपेड कुछ भी दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में तो उसका एक सिंगल इफेक्ट बैलेंस शीट में दे देना है, डबल इफेक्ट नहीं सोचना है क्योंकि सिंगल इफेक्ट देना है। तो क्या है, आउटस्टैंडिंग अनपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी मीनिंग सेम होती है आउटस्टैंडिंग या अनपेड की 2500। हाँ, इसको डेबिट साइड दे सकते हैं? नहीं, नहीं दे सकते, नहीं देंगे, ये बुक में अगर क्वेश्चन पूछना हो तो। नहीं, नहीं देंगे। आपने जर्नल प्रॉपर में ये एंट्री की थी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर इज ₹2500, तो उसकी एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट या सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनपेड सैलरी अकाउंट। यानी सैलरी में डेबिट कर दिया, अनपेड सैलरी को क्रेडिट भी कर दिया, तो ये वो वाला अनपेड सैलरी है, तो इसे सीधा सीधा लाइबिलिटी दिखा देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, अब प्रीपेड एसेट्स होते हैं, डेबिट साइड दिया हुआ है अमाउंट तो सीधा एसेट्स में शो कर देंगे। ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट गुड्स, पीएनएल में डेबिट साइड। ओके, गुड, ओके। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, इंपोर्ट मतलब हमने परचेज किए हैं, बाहर से मंगवाए। परचेज एक्सपेंसेस, परचेज एक्सपेंसेस, ये करेक्ट है। इंपोर्ट ड्यूटी परचेज एक्सपेंस में आता है, इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी। परचेज एक्सपेंसेस होते हैं, पीएनएल में डेबिट होंगे, है एक्सपेंस बट पीएनएल में डेबिट होगा, परचेज एक्सपेंसेस में आते हैं। कमीशन पीएनएल में क्रेडिट साइड, पीएनएल में क्रेडिट साइड, क्योंकि ये क्रेडिट दिया हुआ है इसलिए इनकम है, कमीशन रिसीव्ड होगा ये। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स का अमाउंट क्या होगा 29,600। यस, क्योंकि ये डेबिट है और डेबिट में एसेट्स होते हैं 29,600 एंड क्रेडिटर्स 14,000। बिल्डिंग हो गया, एडिशन इन बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स, बिल्स,
बिल्स 5000 यानी बिल्स रिसीवेबल और 6000 यानी बिल्स पेएबल। यस, करेक्ट आंसर है। 5000 बिल्स रिसीवेबल है क्योंकि डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 5000, और क्रेडिट साइड 6000 है, ये बिल्स पेएबल है, लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड लिखेंगे 6000। डिविडेंड पीएनएल में क्रेडिट साइड इनकम होती है, डिविडेंड रिसीव्ड। इन्वेस्टमेंट इन राम रहीम कंपनी शेयर्स, शेयर्स लिए हैं राम रहीम के, शेयर्स ऑफ राम एंड रहीम 10,000 असेट्स में। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया। फर्नीचर, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। अमाउंट 3000। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बोनस डिस्काउंट 1000 बैड डेब्ट रिजर्व। पीएनएल में डेबिट साइड। अब ये बैड डेब्ट रिजर्व देखो क्या दिया हुआ है, क्रेडिट साइड दिया हुआ है, ठीक है, क्रेडिट साइड दिया हुआ है। अब ध्यान से समझना इसे, अगर मैं यहाँ टेट फॉर्मेट बना रहा हूँ तो बैड डेब्ट एडजस्टमेंट 0, बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस 0, बैड डेब्ट एडजस्टमेंट 0, बैड डेब्ट रिजर्व एडजस्टमेंट वो भी एडजस्टमेंट आता है ना, भूल रहे हो आप लोग, लिखना पड़ेगा। बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस 0 प्लस बैड डेब्ट एडजस्टमेंट्स 0 प्लस बैड डेब्ट रिजर्व एडजस्टमेंट 0, इन तीनों का टोटल 0 माइनस बैड डेब्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस। अब अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ अमाउंट, कितना अमाउंट दिया हुआ है 1500, तो ये तो माइनस आएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। अब माइनस कॉलम में लिख ही नहीं सकते, हम अकाउंट्स कर रहे हैं, माइनस लिख ही नहीं सकते। सो ऐसे में सिर्फ अगर यही दिया हुआ है, सिंगल वैल्यू दी हुई है, तो हम उसे क्या करेंगे, बैलेंस शीट में से डेटर्स में से डिडक्ट कर देंगे। देखो बैलेंस शीट में एसेट साइड कौन सा होता है, डेबिट साइड, ठीक है, और ये क्रेडिट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर डेटर्स में से डिडक्ट कर देंगे बैड डेब्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस। अगर सिंगल दिया हुआ हो तो, ठीक है, यहाँ नहीं लिख सकते 1500 हो गया। ठीक है, चलो नाउ टोटल देखें क्या, परचेज 58,000, सेल्स 1,28,400, 1,28,400। 1,38,800। 71,900 ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 71,900 ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट 71,900। 73,700।
इसमें कुछ आउटर है? फोर सेवन वन 4710 नेट प्रॉफिट से प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट 4710। हाँ, उस पर नहीं जाना है कि ज़्यादा प्रॉफिट है या नहीं है। पूरे साल में 4710 का प्रॉफिट किया है। अगर यही अमाउंट सबके आगे 2-2 जीरो और लगा दिए ना तो अमाउंट्स लैक्स एंड करोड़्स में चले जाएंगे, आपको सम करने में डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए अच्छा है जितना भी दिया हुआ है। 1,14,000 व्हीकल्स में 6400, फर्नीचर में 6600, फर्नीचर 6600, बिल्डिंग मशीन में 18,000, मशीन 18,000। बिल्डिंग 45,750। देखो वर्बली नहीं बताओ, मैंने मना किया वर्बल नहीं बताओ। 16 का 18 बता रहे हो? 16,000 बोला सर। 45,000 750 बिल्डिंग का। 16,000 ठीक है, टोटल कर। 32,500 डेटर्स में कितना 32,500 प्लस माइनस सब किया ना ये? 1,3,500 कौन सी साइड? ये लाइबिलिटी साइड, सॉरी लाइबिलिटी साइड 1,36,650। असेट्स का भी यही है। सब करके देखो आ गया आंसर। पीछे चेक तो करो, चेक करो। देखो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, टोटल ऑफ बैलेंस शीट भी यही है। यस सर 1,36,650। इस सम में आपने काफ़ी न्यू पॉइंट सीखे। अब होमवर्क में आपको क्या करना है, जो हमने पहले दिन पर सम किया था ना, सम नंबर कौन सा था? 6। कल आपको 6 और 7 खुद से ट्राई करके आना है। मैं वंस अगेन बोल रहा हूँ, कॉपी करके मत लेकर आना, मुझे चाहिए भी नहीं। आप अपना 1 आवर वेस्ट करोगे, 2 ड्रॉ करोगे क्वेश्चंस, कॉपी करके लेकर आओगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप खुद से ट्राई करना, तब पता चलेगा परचेज कहाँ आएगा, सैलरी कहाँ आएगी, क्रेडिटर्स कहाँ आएंगे। सो कल 2 सम होमवर्क में 6 और 7। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो अभी।